दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मशरूम फार्मिंग से रिलेटेड कि मशरूम का अगर हमें काम करना है तो किस तरीके से करना है, सही क्या तरीका होता है, कितने हम रूम से कमाई ले सकते हैं, क्या एक या दो से हम अच्छे से कमाई ले सकते हैं, किस मशीन का ध्यान रखना चाहिए, क्या हमारे घर में जो एसी लगती है उससे हमारा काम चल सकता है, सारी जानकारी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत त्यागी और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले अपने बारे में बताइए थोड़ा। मेरा नाम शशांक माहेश्वरी है जी। और ये मेरी कंपनी है SM बायोटेक। हाँ जी। यहाँ पर हम मशरूम को ग्रो करने के लिए, उनकी कंपोस्टिंग के लिए, स्पॉनिंग के लिए सभी प्रकार की मशीनें बनाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले सर बात कर लेते हैं हम कि लोग किस तरीके से इन मशीनों का या इस फार्म से रिलेटेड कैसे चयन करें। मशीनों के लिए बहुत सारे वेंडर्स अवेलेबल हैं मार्केट में। जी। लोगों का चॉइस करने का ऑप्शंस अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो मशीनें आपकी पूरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करती हैं जी। उनको आप चूज कीजिए। जैसे मशरूम को ग्रो करने के लिए अगर ग्रोइंग रूम्स की बात की जाए तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और CO2 तीन पैरामीटर्स आपको कम्प्लीटली फुलफिल होने चाहिए। जी। मतलब इन पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, मैनुअली नहीं, ऑटोमेटिक। जो कंपनी इसको फुलफिल करती है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरली इस तरह के मैन्युफैक्चरर्स इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अच्छा। इंटरनेशनली इस तरह के मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल हैं जो इस तरह की मशीनें डिजाइन करते हैं या बनाते हैं। इंडिया में जो ट्रेंड है वो कुछ इस तरह का है कि लोग XYZ कंपनी का एक AC उठाएंगे, वो लगा लेंगे, ह्यूमिडिफायर लगा देंगे या जमीन पे पानी डाल देंगे। उन्हें पता ही नहीं बेसिकली काम कैसे करता है। एग्जैक्टली, उन्हें मालूम ही नहीं है कि ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। ये CO2 के लिए विंडो खोल देंगे फ्रेश एयर की। तो उस तरह की कंडीशंस इंडिया में फॉलो होती है। मशरूम इंडस्ट्री की जो एक एवरेज यील्ड है वो कम रहती है। इंटरनेशनली अगर आप देखते हैं तो मशरूम प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली कंपोस्ट का 35% मिनिमम होता है। मिनिमम 30, मैक्सिमम 35, ये उनकी रेंज होती है। बिल्कुल। इंडिया में ये वाली रेंज बहुत छोटी है। 16% से 20% एनुअल एवरेज। आप एक रूम की कंडीशन मत मानिए कि एक रूम में मेरा 22% आ गया, 23% आ गया। आप साल के अगर जितने भी रूम निकालते हैं, साल के जो आपके प्लांट की प्रोडक्शन है वो यहाँ पे एवरेज होती है 18%। उसका कहीं कारण मशीनों की चॉइस है। वहाँ के प्लांट्स 100% ऑटोमाइज होते हैं जी। यहाँ के प्लांट मैनुअल होते हैं। उसका भी एक रीजन है क्योंकि यहाँ लेबर आज की डेट में सस्ती है। बट धीरे धीरे अच्छी लेबर मिलना मुश्किल क्योंकि हो चुका है। चीजें जो जान गया इस बारे में, जो लेबर जान गई इस बारे में, वो महंगी हो जाएगी और उसे दूसरा कैप्चर करना चाहेगा। कि जहाँ पे किसी भी व्यक्ति को थोड़ा भी काम करना आ गया वर्कर को, बिल्कुल, और दूसरे प्लांट वाले ने उसे 2000 रुपए भी बढ़ा के लेबर दे दी, बिल्कुल, वो उसके यहाँ चला जाएगा रातों रात, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। एक और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री की कि जितने भी मशरूम फार्म है वो यूनाइटेड नहीं है। उन लोगों की कोई ग्रुप नहीं है, कुछ नहीं है। तो कोई भी लेबर से ये नहीं पूछता आने से पहले कि भाई तुम इससे पहले कहाँ काम करते थे, और उसका कोई रेज्यूमे हो या कोई CV हो कि आप लास्ट रेफरेंस दे दो उसको। तो ये इस फील्ड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। XYZ कंपनी से AC उठाया, XYZ कंपनी से मोटर उठाया, XYZ कंपनी से स्ट्रक्चर उठाया, उसने लगा दिया। तो वहां पे कहीं ना कहीं चीजें सस्ती भी पड़ जाती है। तो वहां पे क्या नुकसान होता है उनसे लगवा के? आप अगर नोटिस करोगे तो चीजें उन लोगों को महंगी पड़ती है। क्योंकि डेफिनेटली उन्हें दिखता है कि भाई मेरी मशीन सस्ती आ रही है। बट उसकी जो आफ्टर कॉस्ट है कि साहब आपको गैस भी खरीदनी होगी मशीन के लिए, आपको मोटर भी खरीदनी होगी। ये वो वाला केस है कि आपने गाड़ी का बेस मॉडल खरीद लिया, उसके बाद आपने गाड़ी में बाहर से काम करा लिया। अल्टीमेटली आपको ना तो वो क्वालिटी मिली मशीन की, बिल्कुल, और ना ही वो प्राइस मिला, और रेट भी ज्यादा दे के आगे, और रेट भी ज्यादा है। आपको प्रॉपर वेंडर नहीं मिलेंगे, आपको 10 जगह टेंशन होंगी। तो वो सब चीज एक पार्ट है। प्लस क्वालिटी वाइज आपकी मशीनें कभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंच सकती जो कंपनी फिटेड मशीन आ रही है हमारे। दूसरा एक प्रॉब्लम मुझे ज्यादा जो लगती है वो लगती है कि हमने एक बार स्ट्रक्चर खड़ा तो कर दिया, तो स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद में सर ये स्ट्रक्चर खड़ा करना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है उसे सरवाइव करना, मेंटेनेंस, उसकी सर्विसिंग वो आपको टाइमली और प्रोफेशनल हैंड से ही करानी चाहिए। तो सर SM बायोटेक का क्या क्या कर रही है? SM बायोटेक सारी ही मशीनें मैन्युफैक्चर करती है मशरूम के रिगार्डिंग। अच्छा। और जितने भी हमारे कस्टमर हैं जी, उन सभी को हम लोग टाइमली मैनर में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जी। तो सर आपके यहाँ पे मशीन वगैरह रखी हुई है काफी, तो थोड़ा सा मुझे ओवरव्यू दिखाइए कि किस तरीके से आप वर्क कर रहे हैं इन मशीनों में। हमारी मशीनों में रूटीन जो बाजार में AC मिलते हैं उनसे बहुत कुछ अलग है। अच्छा। इनफैक्ट ये सब कुछ चीजें मशरूम फार्म के लिए ही डिजाइन की गई है।
जैसे ये एक मशीन का एक पार्ट है जी, जिसको आउटडोर बोलते हैं। आपने जनरल एसी का आउटडोर देखा होगा। हाँ जी, हाँ। ये जो मशीनें हैं ये मशरूम के लिए ही स्पेसिफिकली डिजाइन की गई जी। इन मशीनों में और नॉर्मल एक एयर कंडीशन के आउटडोर में क्या डिफरेंसेस होते हैं? जी, नॉर्मल आउटडोर के अंदर एक फैन होगा, एक कंप्रेसर होगा और कॉइल होंगी। इतना होगा लगभग। हाँ, साइज बहुत छोटा। हाँ, बहुत छोटा। इनके साइजेस हमने बड़े रखे थे हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल साइज में आपको हीट रिकवर करने के लिए, हीट निकालने के लिए थोड़ा बड़ा साइज लगता है कॉपर पाइप, जिसके लिए आपको कॉइल्स बड़ी लगानी पड़ती हैं। डेफिनेटली बड़ी होंगी, इंडस्ट्रियल साइज होंगी तो उनकी कॉस्ट डोमेस्टिक या रेगुलर से थोड़ी ज्यादा होगी। प्लस इसमें जो एक एडिशनल बेनिफिट हम लोग डालते हैं वो आप ये देखेंगे कि ये एक पैड लगा हुआ है। हाँ, यहाँ पे जिसे हम जो आप कूलर में देखते हैं। तो जिस समय आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है पूरे ओवरऑल इंडिया में, उस समय ड्राई सीजन होता है। बरसात का टेम्परेचर जनरली 35, 36, 37 जी, लेकिन गर्मियों का टेम्परेचर यहाँ 40 प्लस होता है। जैसे अभी रिसेंटली इस साल 47, 48 तक गया। उस दौरान ये कूलिंग पैड इस कॉइल को तकरीबन 34 से 35 डिग्री की एयर प्रोवाइड करते हैं। 34 से 35 डिग्री की, 12 डिग्री कम करके। अच्छा। कुछ एरिया में जहाँ एक्सट्रीम ड्राई होता है वहाँ पे ये पैड अराउंड 14 to 15 डिग्री कूलिंग कर सकते हैं हवा को। लोड को ऐसा मान सकते हैं कि अगर वो 5 टन का एसी आपको 6 किलोवाट का लोड देता है तो ये 5 टन का एसी आपको 4 किलोवाट का लोड देता है, 1.5 गुना कम वहां से। तो सर जैसे हमने एसी देखी है ज्यादा इतनी उनकी हाइट वगैरह और इतनी, हाँ, वो बहुत छोटे होते हैं। जी। तो आप ज्यादातर यहाँ पे देख रहे हैं हम कि सारी चीजें बड़ी बड़ी हैं, तो इनका रीजन क्या है? इसके लिए आप कोई भी चीज बनाएंगे तो आपको स्पेस रिक्वायर्ड होता है फिटिंग करने के लिए। अगर आप छोटी कॉइल लगा देंगे तो वो छोटा हो जाएगा, बट आपको अगर स्टैंडर्ड साइज लगाने हैं तो डेफिनेटली उसे मशीन को पूरा साइज देना पड़ेगा। पूरा साइज देना होगा। यहाँ पे एक इंडोर मशीन है जो ग्रोइंग रूम का एनवायरनमेंट को कंट्रोल करती है, जिसे एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम एयर हैंडलिंग यूनिट भी कहते हैं। इस मशीन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? ये कूलिंग कॉइल है। हाँ जी, यहाँ पे एक कूलिंग कॉइल है जी। इधर इस मशीन में ह्यूमिडिफायर लगे हुए हैं जी। अंदर हीटर लगे हुए हैं जी। यहाँ पे इसके फ्रेश एयर डैम्पर लगे हुए हैं जो कि मोटराइज्ड हैं, ऑटोमेटिक काम करते हैं। अच्छा। तो इस मशीन के अंदर ओवरऑल सभी चीजें हम लोग देते हैं जो कि हमारे तीनों पैरामीटर्स को कंट्रोल करती है। जैसे जी, टेम्परेचर, ये कूलिंग भी करती है, ये हीटिंग भी करती है। ह्यूमिडिटी ये बढ़ाती भी है जी, क्योंकि इसमें ह्यूमिडिफायर लगा है। ये घटाती भी है क्योंकि इसके अंदर डी का फंक्शन भी है जी। और फ्रेश एयर के मेंटेनेंस, जिसे आप CO2 मेंटेनेंस कहते हैं, जो मशरूम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी ये ऑटोमेटिकली पूरी तरह कंट्रोल करती है जी। तो सर एक और बात बताइए मुझे कि मतलब हालांकि ज्यादातर सबको पता है लेकिन एक रिमाइंडर उसके लिए बता देते हैं, इनकी क्यों जरूरत है और जो घर पे लगती है एसी उसकी क्या जरूरत है? मशरूम को ग्रो होने के लिए जो बायोलॉजिकल सिग्नल जाते हैं वो दो तरह से चलते हैं। एक टेम्परेचर ड्रॉप होने से, जब जनरली 24 से टेम्परेचर 15 डिग्री पे हम करते हैं या 16 डिग्री पे करते हैं जी। एक सिग्नल ये जनरेट होता है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। दूसरा सिग्नल होता है इसको फ्रेश एयर। जनरली जब नेचर में मशरूम उगती है तो उसको हाई CO2 लेवल मिलते हैं। जैसे ही इसका CO2 लेवल ड्रॉप होता है तो इसको ये है सिग्नल जाता है कि आपको प्रोडक्शन देनी है, मशरूम को ग्रो करना है रादर देन माइसीलिया। तो इस सिग्नल से मशरूम निकलती है। अगर यहाँ CO2 लेवल में अप डाउन हो जाएगा तो मशरूम की जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी बनती है वो कम हो जाती है, जिसे जनरली पिनिंग बोलते हैं। जी। तो पिनिंग बनाने के लिए CO2 का बेहद इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने पे मशरूम की क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत ही अच्छी आती है जी। तो हमारे जितने भी फार्म्स लगे हुए हैं उनकी जो एक एवरेज यील्ड आती है साल की, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, इंडिया का स्टैंडर्ड होता है 18%। 20% आना तो बहुत ही अच्छा है जी। वो हमारे मशरूम फार्म पे 24 to 25% होता है। और ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा जितने हमारे रिव्यू हैं कस्टमर के वो लोग कहते हैं। ठीक है। तो सर हमारा ये एसी का ये कंप्लीट हो गया जी। उसके बाद का प्रोसेस क्या है सर? अभी हम एक्चुअली इसमें रिवर्स साइड में चल रहे हैं। ये हमारा ग्रोइंग का पार्ट था। इसका एक सेपरेट पार्ट हुआ कंपोस्टिंग का जी। कंपोस्टिंग के लिए हम लोगों को इसमें फेज 1 बंकर्स बनाने पड़ते हैं, जिसमें हमें एयरेशन देनी होती है ग्राउंड से जी। जिसके लिए ब्लोवर्स लगते हैं जो कि आपके सामने यहाँ बन रहे हैं जी, जैसे ये। अच्छा, तो सर इसका वर्क करने का क्या तरीका, किस तरीके से वर्क? ये एक आईडी फैन होता है बेसिकली, जो कि हवा को हाई प्रेशर पे पाइपलाइंस के थ्रू क्रॉस कर सकता है, जो कि नॉर्मल फैन नहीं कर पाता जी। ये एक मैकेनिकल पार्ट हुआ इस सेटअप का जी, कि
यहाँ पे इसने हवा डाली हाई प्रेशर से और उसने भूसे के 7 फीट के ऊंचे ढेर को क्रॉस कर दिया। अच्छा, ताकि हमें एयर मिल सके, फ्रेश ऑक्सीजन मिल सके, बैक्टीरिया को वर्क करने के लिए, या कहना चाहिए कि डाइजेस्ट करने के लिए भूसे को, जिससे उसमें कंपोस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट हो सके। अच्छा अच्छा। ये फेज 2 टनल का ब्लोअर है, यहाँ पे छोटा ब्लोअर भी बन रहा है, ये फेज 1 बंकर के ब्लोअर है जी। तो इस तरह अलग अलग साइज के, जैसे अगर आपकी कंपोस्टिंग बड़ी है, आपका से एग्जांपल आपको एक बार में 50 टन कंपोस्ट बनाना है, तो आपको थोड़ा और बड़ा ब्लोअर लगेगा, वो बड़े फार्म के हिसाब से। एग्जैक्टली, हर फार्म के साइज का कस्टमाइज सॉल्यूशन होता है हमारे पास जी। तो सर इससे अलावा, जैसे अब हमारा ये हो गया हमारा कंपोस्ट बनाने का, इससे अलावा मशरूम में किस चीज की जरूरत पड़ती है? इसके अलावा मशरूम में और मशीनों की रिक्वायरमेंट जो पड़ती है वो होती है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जी। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो कि आपकी यील्ड को या आपके लेबर जॉब को सपोर्ट करती हैं बेसिकली। कि आप किसी एग्जांपल एक XYZ वर्क के लिए, से स्पॉनिंग के लिए आप करीब 15-16 लेबर इस्तेमाल करते हो, वो भी 2 दिन के लिए जी। वही काम मशीन 4 लेबर के साथ 4 से 5 घंटे में कर देती है। तो ये हुआ लेबर हैंडलिंग की। कुछ मशीनें इस तरह की होती हैं जो कि आपको बल्क हैंडलिंग में नेसेसरी होती है। कुछ बताएं। जैसे कि एक मशीन आपके सामने यहाँ बन रही है जी। इस मशीन का नाम है बंकर फिलर मशीन। अच्छा। ये बल्क हैंडलिंग के ही काम आती है, प्लस इससे जो यील्ड मिलती है वो आपकी लगभग 2 to 4% एक्स्ट्रा होती है नॉर्मल, अगर आप इसके बिना निकालते हो तब। तो सर बेसिकली इस पे होता क्या है, मुझे इस मशीन का फंक्शन ये होता है कि हमारे पास एक सबसे पहला स्टेप होता है मशरूम का कंपोस्टिंग, जिसमें हम अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिला के, उन इंग्रेडिएंट्स का नाम है भूसा, चिकन मैन्योर और मे बी हॉर्स मैन्योर जी जी, जिप्सम, यूरिया, अमोनियम सल्फेट जी, बहुत से अपने हिसाब से अलग अलग चीजें डालते हैं, वेरिएशन होता है, चोकर, उन सब चीजों को मिला के और उसकी एक पाइल अप करने के बाद जब टेम्परेचर राइज कर जाए तो उसको हम बंकर में फिल करते हैं। बंकर से फिर उसकी शिफ्टिंग होती है हर दूसरे दिन जी। उसके बाद लगभग 3 या 4 शिफ्ट टर्निंग के बाद उसको टनल में शिफ्ट कर देते हैं, जहाँ पे उसका पाश्चराइजेशन किया जाता है जी एट 55 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। वो भी एक पूरा 7 दिन का प्रोसेस होता है जी। तो उसमें इस तरीके से ये उस सारे प्रोसेस में ये मशीनें कहाँ काम आती हैं। से एग्जांपल, आपने एक व्यक्ति को 5 टन सूखा भूसा लेना था और उसके साथ काम करना था, और दूसरे व्यक्ति को 20 टन सूखा भूसा लेना था। तो 20 टन सूखे भूसे की क्वांटिटी को अगर आप मैनुअली करने की सोचोगे या फिर जेसीबी या लोडर से करने की सोचते हो तो दैट विल टेक टाइम, उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, महंगा भी पड़ जाता है, कहीं डीजल खर्च होता है, प्लस आपको एक की जगह 2 जेसीबी लगानी पड़ेंगी। वहां पे जेसीबी उठाएगी और वापस डालेगी, उससे जो मिक्सिंग आती है वो प्रॉपर नहीं होती। वो ये काम करती है कि ये उस पूरे कंपोस्ट को एक ही बार में पूरा प्रॉपर मिक्स करने के बाद तब अंदर बंकर के फिलअप कर देती है। अच्छा, मतलब साथ के साथ अंदर कर देंगे एक ही बार में। जैसे हम अगर हमारा छोटा काम है तो हम उस टाइम पे हाथों से कर लेते हैं या फिर फावले वगैरह से कर लेते हैं। ये बड़े फार्म की। अच्छा, तो सर जैसे यहाँ पे मशीन देख रहा हूँ काफी बड़ी है, ये इसका क्या नाम है और क्या स्पॉनिंग मशीन बन रही है? हाँ जी, यही मैंने जो आपको बताया था कि अगर बैग भरते हैं, स्पॉनिंग करते हैं, तो जो काम 2 दिन में होता है वो काम 4 से 5 घंटे में कर देती है। अच्छा, ये सब बल्क हैंडलिंग की मशीन्स होती हैं। तो ये बड़े फार्म के लिए नेसेसिटी है, क्योंकि आपको प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आपको अल्टीमेटली अपनी लेबर को हैंडल करना आना चाहिए जी। हम एक बात कर लेते हैं, जैसे मान के चलिए मेरे पास में 10 बीघे जमीन है जी, है ना, और मेरा एरिया मेरठ के पास में है जी, तो मुझे लगभग किस तरीके से इस पे काम करना चाहिए, कितनी लेबर लगेगी मेरे इसमें, या कितना मुझे अमाउंट इसमें करना होगा, कितना मुझे टाइम देना होगा, इसका थोड़ा सा बताइए मुझे। देखिए, ये एक बहुत बड़ा फील्ड है इस सवाल का जवाब देना जी। आपने एक स्पेसिफिकेशन दी है कि मेरठ के पास जी, दिल्ली NCR के पास कहीं पे भी जहाँ भी आप करो, से एग्जांपल 100 से 150 किलोमीटर की रेंज पे बिल्कुल आपको मिनिमम प्रोडक्शन का प्लांट लगभग 500 किलो डेली या फिर 1000 किलो डेली ये लगाना चाहिए। इनका जो इन्वेस्टमेंट आता है जी, वो इन्वेस्टमेंट आता है लैंड के ऊपर लगभग 2 करोड़ जी, और 1 टन वाले का लगभग 3 करोड़ जी। डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, बट अगर आप कहते हो कि अब मेरे पास कम इन्वेस्टमेंट है और मैं कम से करने की कोशिश करता हूँ, तो आपको वो प्रॉफिटेबिलिटी कभी नहीं आएगी जो इस बड़े प्लांट को आ सकती है। उसके लिए फिर आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि अगर आपके पास से एग्जांपल आप वो सपने मत देखो
जो जनरली कहा जाता है कि रातों रात अमीर बन जाओ, जो यूट्यूब पे दिखाते हैं एग्जैक्टली, है ना। तो ये कोई भी बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि आप रातों रात अमीर बन जाओगे या एक साल में इतना कमा लोगे। हर बिजनेस अपने साथ चैलेंजेस लेके आता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी है। छोटा करोगे तो भी है, बड़ा करोगे तब भी है। जी जी। छोटे के चैलेंजेस ये होते हैं कि आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी लेबर प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं होती। आपके पास रोज उन्हें काम देने के लिए नहीं है, और आप किसी व्यक्ति को अगर महीने की 10,000 रुपए की या 9,000 रुपए की 12,000 की सैलरी दे रहे हो और काम उससे 6,000 का लेते हो, तो आपके तो वेस्ट हुए ना, बचे हुए पैसे। तो अगर आप उसी जगह एक रूम और बढ़ा दोगे या 2 रूम और बढ़ा दोगे तो वो लेबर आपकी पूरी यूटिलाइज हो जाएगी। दैट मीन्स आपने जो पैसा डाला उस पे वो पूरा फुलफिल होगा जी। दैट मीन्स आपका प्रॉफिट मार्जिन उतने ही रेशो पे बढ़ जाएगा। प्लांट में कहूँगा आप इनिशियल लेवल पे 1 टन का शुरू करिए। इसकी लगभग लागत आएगी 3 करोड़, जिसमें सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी नहीं है जी, जिसमें पूरा प्लांट है। अच्छा, पूरा प्लांट, सिविल का खर्च भी, जैसे जो आप फर्श डालते हो या सड़क बनाते हो, बिजली, पानी, हर चीज इसमें शामिल हो जाती है। हर चीज, जैसे कि मान के चलिए हम आपको 3 करोड़ रुपए देते हैं, तो 3 करोड़ में क्या क्या चीज हमें फैसिलिटी मिलेगी? ये आपको मुझे नहीं देने जी। हमारी मशीनरी की कोटेशन इसमें लगभग 50% के आसपास होती है जी। बचा हुआ 50% ये आपकी साइट पे ही खर्च होता है। जैसे अच्छा। लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 50 लाख रुपए का तो सिविल ही खर्च हो जाएगा, क्योंकि आजकल कंस्ट्रक्शन बहुत महंगा है। बहुत महंगा है। कोई बोले कि आप कम लगा लोगे तो ऐसा होता नहीं, अदरवाइज अगर आप हल्का लगाओगे तो 6 महीने बाद वो रिपेयरमेंट में आ जाएगा जी। इसके बाद अगली कंडीशन होती है बिजली विभाग। हमें इसमें बिजली की जरूरत होती है, जितनी मैक्सिमम मिल जाए। मिनिमम रिक्वायरमेंट है मैं 18 से 20 घंटे की जी, और वो भी ऐसी बिजली ना हो जो किसी गांव के थ्रू आए, या मतलब आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि गांव का फॉल्ट हुआ तो आपकी लाइन कट जाएगी। तो और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर इसमें 2 घंटे या 3 घंटे टेम्परेचर के टाइम पे, ज्यादा टेम्परेचर के टाइम पे अगर चली जाती है लाइट तो इश्यू हो जाएगा वहाँ पे। डेफिनेटली उसके लिए बैकअप रखना पड़ता है, जनरेटर लगाने होते हैं हम लोगों को। दूसरा मुझे बताइए कि कितने दिन में मेरा फार्म तैयार मिल जाएगा मुझे लगभग? देखिए 20 जुलाई को अगर आप ये सोचते हो कि मैंने आज मन बना लिया है मुझे काम शुरू करना है, बिल्कुल पहला प्रोसेस है बैंक का लोन। वो लगभग आपको 1 महीने से 1.5 महीने टाइम लगेगा जी। जब बैंक लोन हो जाएगा उसके बाद सेकंड प्रोसेस होता है सब्सिडी का, अगर आपको लेनी है तो जी, है ना। उसका टाइम फ्रेम भी लगभग 2 महीने, 1.5 से 2 महीने, 1.5 से 2 महीने मान जी। 3 महीने तो आप कागज की कार्रवाई में निकल गए जी। अब प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ जी। एग्जाम्पल हमारा अभी जुलाई है, 3 महीने जा चुके हैं। हाँ। इसके बाद आपको लगभग 4 महीने इस प्रोजेक्ट को, 4 से 5 महीने प्रोजेक्ट को खड़ा करने के लिए लगेंगे, और फिर आप प्रोडक्शन में 3 महीने से ऊपर 4 महीने हमारा प्रोडक्शन तो लगभग कंप्लीट होने में लगेगा 9 महीने का। 9 महीने में हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। और अगर हम सर बाहर से कराते हैं अपने हिसाब से कि भाई हमने एसी कहीं से ले लिया, हमने तो वेंडर को भी लग सकता है। अच्छा, तो आपसे कराते हैं तो ये बेनिफिट होगा क्योंकि आप कंटिन्यूअस फील्ड में है, आपको एक्सपीरियंस है, उसी तरीके से आप लेबर वगैरह है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं टाइम पीरियड भी बच जाता है और पैसा भी बच जाता है। इस केस में एक कंडीशन ये भी आती है कि अगर आपको सब्सिडी नहीं लेनी है, वो एक पर्सनल चॉइस हो सकती है जी जी। तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए? कुछ लोग सेल्फ फंड से भी करते हैं, कुछ लोग बैंक से फंड करते हैं। अगर आपको सब्सिडी नहीं लेनी है, मैं सब्सिडी को पूरी तरह सही भी नहीं मानता हूँ, पूरी तरह गलत भी नहीं मानता। जैसे कि सर 500 किलो के प्रोजेक्ट के लिए सब्सिडी अच्छी चीज है, डेफिनेटली है जी, क्योंकि उनको ये 30 लाख रुपए का अमाउंट मिल रहा है। ये भी अलग अलग एरिया में, हम मेरठ की बात कर रहे हैं, यहाँ 30 लाख मिलते हैं। 30 लाख मिलते हैं, यानी कि मान के चलिए हमने 1 से 1.5 करोड़ रुपए लगाया तो 30 लाख रुपए मिलेंगे। हमने यहाँ पे 2 करोड़ लगाए थे, हाँ, जिसमें 30 लाख मिलेंगे जी। अब अगली केस आती है कि इसमें 30 लाख एक वैल्यू है जो कि जी लगभग आप मानिए कि 2 करोड़ रुपए का 1/6 पोर्शन 30 लाख रुपए हुआ, तो दैट इज फ्रूटफुल। हाँ, लेकिन जब आप 3 करोड़ रुपए लगाते हो तो ये जो 30 लाख रुपए हैं ये आपका टाइम ज्यादा बर्बाद कर देंगे, रादर देन आपको बेनिफिट देने के प्रोजेक्ट पे। अगर हम उस टाइम को हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा भी हम कमा सकते। बिल्कुल सही बात जी। आप उसमें अपने प्रोजेक्ट, क्योंकि ये जो मैं 2 महीने बता रहा हूँ आपको समय, ये एक मिनिमम टाइम फ्रेम है, ये 3 भी हो सकता है। और 1 टन के प्रोजेक्ट की 3 महीने की अगर सही सीजन की कैलकुलेशन की जाए तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 30 लाख से ज्यादा आती है 3 महीने की। हाँ, तो आपको वो भी साइड बाय साइड एक एज ए बिजनेस ओनर कैलकुलेशंस करनी चाहिए कि क्या आपका उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है। तो सर 2 चीज पूछना चाहूंगा
कि एक तो मुझे ये बताइए कि मैंने 3 करोड़ रुपए लगाया तो मुझे पहले साल में कितनी इनकम होगी। दूसरा, जो फार्मर हैं, जो आज के मशरूम फार्मर हैं, वो क्या गलती कर रहे हैं कि वो उन्हें मंडी पे ही माल जाके बेचना पड़ रहा है। पहला सवाल आपका था कि हमने जो इन्वेस्टमेंट लगाया उसका रिटर्न कितने समय में आएगा। अब अलग अलग रीजन की अलग अलग प्रॉफिटेबिलिटी होती है। और हम बात करते हैं मेरठ की। जी, मेरठ के रीजन में अगर हम 500 किलो का फार्म लगाते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी ऑन एन एवरेज में बात करता हूँ गर्मी के सीजन पे भी सबसे पहले, गर्मी के मौसम में भूसे का रेट कम होता है, बिजली का कंजम्पशन ज्यादा होता है। तब आपका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट आता है वो लगभग 90 रुपए का आता है अगर हम 20% की यील्ड पकड़ते हैं। ज्यादा पकड़ेंगे, ज्यादा आएगी तो डेफिनेटली ये घट जाएगा, बट ऑन पेपर कैलकुलेशन आप 20% ले लीजिए। 90 to 95 ये आपकी कॉस्ट रहेगी सारे खर्च मिला के, इंक्लूडिंग आपकी पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तक। अब यहाँ पे अगर सामने से आपको रेट मिल रहा है 120 रुपए का तो प्रॉफिट मार्जिन आपको 25 रुपए का प्राप्त हुआ। बिल्कुल। यहाँ पे रेट 150 का मिल रहा है तो प्रॉफिट मार्जिन आपको ज्यादा मिला। तो ये डे टू डे वाली कंडीशन है, इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन्फॉर्मेशन दी इतनी। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।